बहुत पुरानी बात है। रामपुर नाम का एक समृद्ध गांव हुआ करता था, जहां पर रहने वाले लोगों में आपस में बहुत प्रेम था। हर कोई एक दूसरे की इज्जत किया करता था और आड़े समय में काम आया करता था। रामपुर की समृद्धि के किस्से दूर दूर तक फैले थे। उन्हीं किस्सों को सुनकर वहां कैलाश नाम का एक चोर दूसरे गांव से आकर रहने लगता है। फिर एक दिन अरे वाह, आज तो बड़ा ही माल हाथ लगा है। अब तो कुछ दिन चैन की बंशी बजाऊंगा। अब तो कैलाश तेरी मौजी मौज। आ गए चोरी करके। अरे कुछ तो शर्म करो। हम दूसरे गांव से यहाँ रहने आए हैं। गांव के लोग हमारी कितनी मदद करते हैं और हमारे साथ साथ हमारी इज्जत भी। लेकिन तुम हो कि तुम्हारे कान पर जूं तक नहीं रेंगती है। अरे चुप हो जाओ भाग्यवान। अरे इस चोरी को करने में कितनी मेहनत लगती है, कुछ पता भी है तुम्हें? अरे दूसरों की खुशियों को छीनकर कोई भला खुश हुआ है क्या? अरे वो इतने पैसे वाले लोग हैं कि उनका थोड़ा सा धन अगर चला भी जाएगा तो क्या ही फर्क पड़ेगा। कोई भला कितने भी पैसे वाला क्यों ना हो, लेकिन अपना धन खोने पर हर कोई दुखी होता है। अरे बदुआ देता है। अरे तू चुप हो जा करकशा। जब भी बोलेगी हमेशा कड़वा ही बोलेगी। तू जा और जाकर सो जा। हं, नीच औरत। मेरी मजबूरी है कि मुझे तुम्हारी चोरी से लाए हुए धन से ही भोजन बनाना पड़ता है और वही खाना पड़ता है। मुझे डर है कि कहीं ऐसे भोजन से मेरी बुद्धि और भी भ्रष्ट ना हो जाए। हाँ, लेकिन मैं अभी भी तुमको कहती हूँ कि जब ईश्वर न्याय करेगा तुम जरूर रोओगे। इतना कहकर गायत्री वहाँ से चली जाती है। दिन बीतते जाते हैं। कैलाश की चोरी करने के कारण अब गांव के लोग धीरे धीरे गरीब होने लगे थे। अरे बड़े ही भिखमंगे लोग हैं इस गांव के। इतनी मेहनत करता हूँ चोरी करने में और आज ये हाथ लगा है। कैलाश चोरी करके घर आ जाता है। अरे भगवान के लिए अब तो छोड़ दो। गांव वालों की कुछ शर्म तो करो। अब से मैं नहीं खाऊंगी तुम्हारे ये चोरी के धन का खाना। ये तो तुम सालों से कहती आ रही हो, लेकिन हर रोज थाली भरकर भात खाती हो। गायत्री अपने पति कैलाश के मुंह से ये बात सुनकर जोर जोर से रोने लगती है। लेकिन कैलाश को अपनी पत्नी को रोता हुआ देखकर रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ा। वो आराम से सो गया और कुछ ही देर में खर्राटे भी लेने लगा। अगले दिन कैलाश गांव के पास वाले जंगल में घूम रहा था। अब कुछ तो उपाय करना ही पड़ेगा। मैं ऐसे अब नहीं रह पाऊंगा। अब कहीं बड़ा हाथ मारना पड़ेगा। किसी सोच में डूबा कैलाश कुछ सोच रहा था कि तभी वहां से किसी के गुजरने की आवाज आती है, जिससे कैलाश का ध्यान भंग हो जाता है। कैलाश चारों तरफ निगाह घुमा कर देखता है कि बड़ी दूर से एक बुढ़िया भारी भरकम पोटली उठाए चली आ रही थी। कैलाश मन ही मन सोचता है, ये तो बड़ा ही अच्छा मौका मालूम पड़ता है। लगता है आज ऊपर वाले ने सुन ली मेरी। आज तो बड़ा शिकार हाथ लगा है। अरे कहाँ जा रही हो काकी? और वो भी इस उम्र में इतना बोझा उठाए हुए। अरे मैं भी तो तुम्हारे बेटे जैसा हूँ। लाओ मुझे दे दो ये बोझा, मैं इसे पकड़ लेता हूँ। धन्यवाद बेटा, तुम तो बड़े ही नेक बालक मालूम पड़ते हो। अगर तुम मेरा ये बोझ उठा लोगे तो बड़ी ही मेहरबानी होगी। नहीं तो मुझे इसे लेकर जाने में बहुत राहत हो जाती है। लेकिन हमारा ऊपर वाला है जो कि सबका ख्याल रखता है। अरे पागल बुढ़िया, तेरा ईश्वर नहीं मेरा ईश्वर मेहरबान है। आज तेरा सारा माल साफ करके भाग जाऊंगा। बेटा, मेरी इकलौती बेटी की कल शादी है। उसी के लिए सामान लाने बाजार गई थी। वैसे तो मेरी बेटी की शादी
3 महीने में ही पहले हो जाती, लेकिन मेरे पति ने कहा कि इकलौती बेटी है, उसे ले देकर अच्छे से विदा करेंगे, तो इसलिए हम फसल काटने का इंतजार कर रहे थे। अब कल उसकी शादी है। अच्छा, ये तो बहुत ही बढ़िया बात है काकी। तुम भी अपने बीवी बच्चों को मेरी बेटी की शादी में जरूर लाना। हाँ हाँ, क्यों नहीं। फिर कैलाश मन ही मन सोचने लगता है, अगर मैं अभी इसकी पोटली छीन कर भाग गया तो मुझे सिर्फ यही एक पोटली मिलेगी, लेकिन अगर मैंने इसका घर देख लिया तो मुझे ढेर सारा माल मिल सकता है, क्योंकि शादी वाला घर है तो मेहमान भी तो होंगे ना। बेटा, मेरा घर आ गया है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुम कल जरूर आ जाना। लाओ लाओ काकी, जब यहाँ तक लाया हूँ तो अंदर भी रख देता हूँ। और फिर कैलाश उस बुढ़िया का घर रात में चोरी के इरादे से देख लेता है। अब जैसे ही रात होती है, कैलाश उस बुढ़िया के घर की ओर चल देता है। यही सही समय है हाथ साफ करने का। कैलाश उस बुढ़िया के घर से बहुत सारी चोरी कर लेता है और अपनी पत्नी को दिखाता है। गहने देखकर गायत्री बहुत ही नाराज होती है और सारे गहने उठाकर बाहर फेंक देती है। फिर जैसे ही सुबह होती है, तभी पूरे गांव में शोर मच जाता है। क्या हुआ भाभी, आज सुबह सुबह ये शोर कैसा है? अरे गायत्री, तुमको नहीं पता, वो निर्मला काकी की बेटी की आज शादी थी और कल रात में उनके घर चोरी हो गई है। चोरी में घर का सारा कीमती सामान वो लोग ले गए हैं। अब बेचारी छाती पीट कर रो रही है। अरे भाभी, ये तो बहुत ही बुरा हुआ। अरे उनके तो कोई पुत्र भी नहीं है। पूरे जीवन की कमाई इसी विवाह में लगा दी थी। अब बेचारी जाने क्या करेगी वो। गायत्री घर जाकर अपने पति को सारी बातें बताती है। देख रहे हो वो काकी की हालत, जिनके यहाँ कल तुम चोरी करके आए हो। बेचारी को अगर कुछ हो गया तो देख लेना तुम्हारा क्या ही हाल होगा। अरे कुछ होगा तो हो जाएगा, वैसे भी तुम ही तो कहती हो हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। ईश्वर की मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता है, तो फिर मैं कैसे कुछ कर सकता हूँ मेरी प्रिय पत्नी जी। कुछ दिन बीत जाते हैं। कैलाश फिर से परेशान होने लगता है। अरे अब ये फिर से खाने के लाले पड़ने लगे। कितनी बार बड़ी बड़ी चोरियां की हैं मैंने, लेकिन हर बार का यही हाल है। अब मैं थक चुका हूँ, अब मुझे फिर से कोई मोटा हाथ मारना पड़ेगा। मैंने सोच लिया है कि अब की बार मैं ऐसा हाथ मारूंगा कि बस मैं जीवन भर आराम से बैठकर खाता रहूंगा। ये सारी बातें कैलाश खुद से ही एक पेड़ के नीचे बैठकर कर रहा था। तभी एक आदमी वहाँ पेड़ के ऊपर बैठे बैठे उसकी सारी बातें सुन रहा था। उसका नाम ललित था और वो भी एक चोर था। वो पेड़ के ऊपर से ही बोलता है। बहुत परेशान लग रहे हो। अरे ये आवाज कहाँ से आई? लगता है भगवान की आवाज है। हाँ भगवान जी, मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ। तो बताओ आगे क्या करना है? भगवान जी, बस इस बार एक बड़ा कहीं हाथ पड़ जाए तो मजा आ जाए। अरे ये क्या, तुम थे पेड़ के ऊपर? हाँ 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 हाँ, मैं ही था। अरे मैं किसी बड़े काम की तलाश में हूँ। चलो दोनों मिलकर कोई बड़ा प्लान बनाते हैं। ना ना ना, मैं तुम्हें जानता तक नहीं। अरे जानने और न जानने में क्या ही रखा है, तुम भी फालतू में परेशान होते हो। चलो हम दोनों मिलकर कहीं चलते हैं। मेरी मानो तो इस बार राजा के यहाँ ही डाका डालते हैं। अरे तुम पागल हो गए हो क्या मित्र? कहीं और पकड़े भी गए तो बच जाओगे। अगर राजा के यहाँ पकड़े गए तो फिर जीवन भर के लिए जेल ही नसीब होगी बस। तो फिर क्या किया जाए? चलो बनाते हैं कुछ प्लान, लेकिन अभी शाम हो रही है। इस घने जंगल में रहना ठीक नहीं है। तभी दोनों बातें करते हुए आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी उनको किसी के आने की आहट सुनाई देती है।
क्या आपको भी किसी के पैरों की आहट सुनाई दे रही है? हाँ, मुझे भी आवाज आ रही है। अरे वो देखो भाई, मुझे वहां से कुछ रोशनी सी दिखाई दे रही है। ये तो राजा के मंत्री जी हैं। लेकिन इतनी रात गए ये यहाँ क्या कर रहे हैं? आओ आओ, हम चलते हैं, देखते हैं आखिर ये मंत्री जी यहाँ क्या कर रहे हैं। मुझे तो लगता है कि इन्होंने कहीं कोई खजाना तो नहीं छिपा रखा। अरे ये क्या कर रहे हैं? ये इस पेड़ के आगे से पत्तियों को क्यों हटा रहे हैं? अरे ये पेड़ के अंदर तो एक गुफा बनी हुई है, ये इसके अंदर चले गए। ललित और कैलाश एक दूसरे की शक्ल देखने लग जाते हैं और पूरा माजरा समझ जाते हैं। आओ आओ, हम भी देखें तो सही, इस गुफा के अंदर इन्होंने क्या रखा है। हो सकता है राजा जी की कोई गुप्त सूचना यहाँ रखी जाती हो। वैसे मुझे गुप्त धन भी लगता है। तुम क्या कहते हो मित्र? अरे मुझे लगता है 100% लगता है कि कोई गढ़ा हुआ धन ही है। दोनों मंत्री जी की गुफा में अंदर जाने के बाद उनके पीछे पीछे जाते हैं और वहां का दृश्य देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। तभी मंत्री जी वहां कुछ सामान रखकर गुफा से बाहर निकलने लगते हैं। अब कैलाश और ललित अगले दिन की योजना बनाने में लग जाते हैं कि कैसे करके मंत्री जी का वो सारा सोना और हीरे जवाहरात हड़पे जाएं। अगले दिन वो दोनों राजमहल पहुंचते हैं। हमें अंदर जाना है। अरे नहीं नहीं, हम तुम्हें ऐसे अंदर नहीं जाने दे सकते हैं। हमें मंत्री जी से मिलना है, उन्हें राज्य सुरक्षा की कोई जरूरी जानकारी देनी है। क्या? अगर ऐसी बात है तो मैं अभी मंत्री जी से बात करके आपको अंदर पहुंचाता हूँ। राजपाल अंदर जाकर मंत्री जी से बात करता है और वो उन दोनों को अंदर जाने की अनुमति दे देते हैं। मंत्री जी, हम चाहते हैं कि आप उस खजाने में हमें भी हिस्सा दीजिए। कौन सा खजाना? खजाने की बात कर रहे हो तुम लोग? अरे वही खजाना जो आपने जंगल में उस गुफा में छिपा रखा है। ये सुनकर मंत्री जी के होश उड़ जाते हैं और उनकी जुबान लड़खड़ाने लगती है। तभी वहां से राजकुमारी चित्रा निकलती है। तभी राजकुमारी के कान में उन तीनों की हो रही बातचीत पड़ती है। राजकुमारी चित्रा अपनी विलक्षण प्रतिभा के लिए प्रसिद्ध थी। उन्हें तलवारबाजी, घुड़सवारी के साथ साथ व्यवहारिक ज्ञान का भी भरपूर ज्ञान था। कौन सा खजाना है भला जिसकी तुम दोनों बात कर रहे हो? मैं राजा जी से कहकर तुम दोनों को कारागार में डलवा दूंगा। कारागार में तो आप जा सकते हैं मंत्री जी, अगर मैंने ये सारी बातें राजा जी के सामने कह दी तो। नहीं, तुम दोनों आज शाम को वहीं उसी गुफा के बाहर मिलना, और अभी यहाँ से तुरंत जाओ। कहीं किसी ने हमारी बातें सुन ली तो बहुत बड़ी आफत आ जाएगी। राजकुमारी चित्रा ये सब सुनकर अचंभित हो जाती है और अपने पिताजी के पास जाती है। पिताजी, ये मैं क्या सुन रही हूँ? ये हमारे मंत्री जी ने जंगल में खजाना छिपा रखा है। नहीं पुत्री, ये कदापि संभव नहीं है। मैं इस बात पर कभी भी भरोसा नहीं कर सकता हूँ। मंत्री जी हमारे यहाँ पिछले 25 सालों से कार्यरत हैं। कोई सवाल ही पैदा नहीं होता कि मैं उन पर शक करूं। फिर वो पूरी बात अपने पिताजी को बताती है कि उन्होंने उन तीनों की बातचीत को सुना था। मेरी प्रिय राजकुमारी, कहीं तुम्हारे सुनने में कोई त्रुटि तो नहीं हुई है? क्योंकि हम सिर्फ आपके कहने पर अपने सबसे प्रिय मंत्री पर कोई शक नहीं कर सकते हैं, और हमारे पास राज्य के बहुत से और भी काम हैं जो पूरे करने हैं। मुझे उन पर अपना ध्यान केंद्रित करने दीजिए। मैं अभी चलता हूँ। पिताजी, आप अपनी पुत्री की बातों को छोड़कर उन मंत्री जी पर ज्यादा विश्वास करते हैं। ठीक है पिताजी, आप अपना काम कीजिए, हम अपना काम करते हैं। राजकुमारी चित्रा को अब उस जंगल का रहस्य जानना था कि असल में सच क्या है, जिसके लिए वो पूरे दिन विचार करती रहती है। क्या सच में मंत्री राज्य का धन हड़प कर उस गुफा में जमा कर रहे हैं?
लेकिन सच और झूठ का पता तो तभी चलेगा जब मैं इसकी तह तक जाऊंगी। मैं अपने राज्य को ऐसे यूं ही नहीं छोड़ सकती। अगर भविष्य में कोई और दुर्घटना हुई तो उसके लिए मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। राजकुमारी स्वयं कुछ विचार कर शाम होते ही अपने 2 सैनिकों को लेकर छिप जाती है। जैसे ही दिन ढलता है, सबसे पहले ललित और कैलाश आते हैं। उनके आने की आहट सुनकर राजकुमारी चौकन्नी हो जाती है और अपने सैनिकों से कहती है, ये आवाज कहाँ से आई? हमें इसका पता लगाना चाहिए। जी राजकुमारी जी, हम अभी पता लगाते हैं। जब तक सैनिक पता कर रहे थे कि तभी किसी के घुड़सवार की आवाज आती है और सैनिक पेड़ के पीछे छिप जाते हैं और वो राजकुमारी को जाकर सूचना देते हैं। राजकुमारी जी, अभी अभी मंत्री जी घोड़े पर सवार होकर आए हैं। मैंने उनको उधर की तरफ जाते हुए देखा है। आइए हम उधर का ही रुख करते हैं। बड़ी देर कर दी आने में मंत्री जी। हम तो इंतजार करते करते थक गए। नहीं तो हमने सोच ही लिया था कि अगर आप नहीं आए तो अभी जाकर सीधा राजा को सूचित कर देंगे। नहीं नहीं, ऐसा मत कीजिए। मैं तुम लोगों को अपने खजाने में से कुछ हिस्सा देने को तैयार हूँ। मंत्री जी उस पेड़ के अंदर बनी गुफा को खोलते हैं, जिसे देखकर राजकुमारी की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। ये क्या है? इन मंत्री जी ने राजकोष से इतनी चोरी की है। ये तो हजारों किलो का सोना है। ये तो राज्य के साथ सरासर गद्दारी की जा रही है। अब हम ये हरगिज नहीं होने देंगे। राजकुमारी जी, अभी हम पहले आराम से इनकी बातचीत को सुनते हैं। आखिर ये दोनों क्या बात करते हैं? हो सकता है कोई राज्य की सुरक्षा से संबंधित बात भी हो। हाँ, सैनिक तुम बिल्कुल ठीक करते हो। अभी कैलाश गुस्से से नाराज होकर कहता है, क्या कहा आपने कि कुछ हिस्सा देंगे? अरे मंत्री जी, अब हम आपको कुछ हिस्सा देंगे। सही कहा मित्र तुमने। मंत्री जी, अभी भी समय है। सोच लो, कहीं अगर राजा के पास इस खजाने की भनक लग गई तो तुम सीधे सूली पर दिखोगे। तुम दोनों सीधे से मानते हो कि नहीं? अरे अब ये तो पूर्णतः गलत बात है। अब आप हमें गलत सही का ज्ञान ना दे तो अच्छा है मंत्री जी। ये देखकर राजकुमारी अपने सैनिकों को लेकर वहां आ जाती है, जिसे देखकर सब घबरा जाते हैं। अरे ये क्या हुआ मंत्री जी? आप इतना क्यों घबरा रहे हैं? भले ही आप राज्य के साथ गद्दारी कर रहे हैं, लेकिन हम आपको ऐसे तो नहीं मरने देंगे। सैनिकों, इन तीनों को पकड़ कर ले जाओ और राजा के समक्ष हाजिर करो। मंत्री जी, आज हमें अत्यधिक दुख हो रहा है कि हमने अपनी पुत्री पर विश्वास न करके आपके ऊपर भरोसा किया, लेकिन आपने अपने ही राज्य के साथ गद्दारी की। अरे आपको धन की आवश्यकता थी तो आप एक बार हमसे कहते तो सही। और इतना अधिक धन, आपको तनिक लज्जा नहीं आई कि हमारा राज्य कितनी परेशानियों से जूझ रहा है? आप वहां इतना धन चोरी करके जमा कर रहे हैं। मुझे क्षमा कर दीजिए महाराज, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। गलतियों की माफी होती है मंत्री जी, लेकिन आपने तो अपराध किया है। अगर आज मैंने आपको माफ कर दिया तो जनता के सामने क्या ही संदेश पेश करूंगा? कल वह भी अपने अपराधों की क्षमा मुझसे मांगने आएंगे। इसीलिए सिपाहियों, मंत्री जी को कारागार में डाल दिया जाए। और हाँ, तुम दोनों भी सजा के पूरे हकदार हो, क्योंकि तुम दोनों भी राज्य में चोरियां करते हो, लेकिन तुम राज्य के साथ गद्दारी नहीं करते। और साथ ही साथ राज्य का इतना बड़ा खजाना तुमने राजकोष को वापस दिलवाया है। इससे राज्य की धन की समस्या सुधरेगी। इसीलिए तुमको हम एक मौका और देते हैं। तुम दोनों को 1 साल का कारावास दिया जाता है। जब कैलाश 1 साल बाद कारागार से बाहर आया तो बाहर उसकी बीवी उसका इंतजार कर रही थी, जिसे देखकर वो रोने लगता है और उसे गले लगा लेता है। अब मैं ऐसा काम कभी नहीं करूंगा। अब मैं मेहनत करूंगा। फिर दोनों पति पत्नी खुशी खुशी रहने लगते हैं।
तो दोस्तों कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।